everyone. So today we are going to study about ischemic heart disease. देखो ischemic heart disease का क्या मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड. मतलब कि ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड जो है उन दोनों चीज़ों में क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है. अगर ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो रही है, मतलब दोनों उल्टे चल रहे हैं. ठीक है. अब इसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है? अब एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ की ईटियोलॉजी है, मतलब कितने भी जो भी हम कार्डियो में डिजीज़ पढ़ेंगे दैट कंसिडर ऑल दीज ईटियोलॉजी. क्या क्या होगा? कोरोनरी आर्टेरियल ऑक्लूजन. मेन आर्टेरियल सप्लाई हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी, तो उसका ऑक्लूजन हो गया. एम्बोलाई फॉर्मेशन हो गया, कोई वस्कुलाइटिस हो गया, कोरोनरी वेसोस्पाज्म हो गया, हिमेटोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, या फिर सिकल सेल डिजीज़ है. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईटियोलॉजी जो हम हर कार्डियोलॉजी की डिजीज़ के अंदर लिख सकते हैं. ठीक है. अब आगे रिस्क फैक्टर्स. दीज आर ऑल्सो मॉडिफाइएबल एंड नॉन मॉडिफाइएबल. मॉडिफाइएबल का मतलब क्या है? जिसको हम ठीक कर सकते हैं. नॉन मॉडिफाइएबल अगर एक बार हो गया तो उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे. सो मॉडिफाइएबल में आ गया हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया. अब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जा सकता है. हम स्टेटिन्स ले सकते हैं, एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या होगा कि भाई पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि सॉल्ट इनटेक कम लेना है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ सिगरेट स्मोकिंग, वो हम छोड़ सकते हैं. लास्ट इज़ डायबिटिक मेलाइटिस. ठीक है. सो दीज आर द मॉडिफाइएबल जो हर डिजीज़ के अंडर आएंगी. ये चार तो लिखने ही लिखना है. नेक्स्ट इज़ नॉन मॉडिफाइएबल. अब एज को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते. यूजुअली अगर एज इंक्रीजिंग है, अबव 49 और अबव 50 है, तो हार्ट डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है. अब जैसे कि मैन मोर देन 45, फीमेल में 55. अभी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई फीमेल 55 एज. अब मेल जेंडर, अगर मेल्स में ज़्यादा होता है, यूजुअली आपने सुना होगा कि इस आदमी की हो गई, MI से डेथ हो गई. क्यों हो गई? अब वो रीज़न हमें आगे जानना है. फैमिली हिस्ट्री यूजुअली जेनेटिक्स फॉलो करती है. अब एक डिज़ीज़ आती है एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस. अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में. क्या होता है? इट इज़ अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कोज्ड बाय ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इश्चीमिया विदाउट मायोकार्डियल नेक्रोसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक वर्ड. देख क्या होता है, मायोकार्डियल जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका इश्चीमिया होता है. अब इश्चीमिया क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कम, लेकिन नेक्रोसिस नहीं हो रहा होता, मतलब कि वो चीज़ ठीक हो सकती है. सो अब इश्चीमिया हो रहा है तो पेशेंट क्या होगा? चेस्ट पेन पेशेंट के अंदर. ठीक है. डिस्कम्फर्ट, या फिर चेस्ट पेन बोल सकते हैं या डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं. ट्रांजिएंट वर्ड इट सेट्स अपने आप से बता रहा है कि भाई ठीक हो सकता है, वो रिवर्सिबल है. सो ये डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आएगा? सबसे मेन इज चेस्ट पेन. पेशेंट बोलेगा कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है. अब वो कहाँ होगा? रेट्रोस्टर्नल, यूजुअली जहाँ हमारी स्टर्नम है उसके बिल्कुल पीछे. कंस्ट्रिक्टिंग होगा, स्क्वीजिंग होगा, टाइट एकदम, और ऐसा लगेगा कि किसी ने पत्थर रख दिया हो. ठीक है. अब इसकी रेडिएशन हो सकती है पेन की टू लेफ्ट शोल्डर और आर्म, नेक, जॉ, बैक, एपिगेस्ट्रियम. ठीक है. नेक्स्ट इज, ये थे हमारे यूजुअली जो क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट को प्रेजेंट होंगे ही होंगे. अब और फीचर्स क्या हो सकते हैं? अब सबको सेम थोड़ी होगा. देन इट कैन बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. पेशेंट बोलेगा सांस आने में दिक्कत हो रही है. पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है अगर एक्सट्रीम सीवियर पेन होगा तो. नोजिया हो सकता है, पाल्पिटेशंस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है. सो दीज आर द अदर सिम्टम्स विच अ पेशेंट कैन हैव. अब आते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स. अब जो फीचर्स हमने पढ़े, जैसे चेस्ट पेन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, पाल्पिटेशंस हो गई, वो चीज़ बढ़ किस वजह से सकती है? वो होते हैं हमारे फिजिकल एक्सर्शन. किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, उसको एकदम से क्या हुआ? इश्चीमिया हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई उसकी, तो क्या हो जाएगा? चेस्ट पेन हो जाएगा. इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा क्राई के बाद यूजुअली ये होता है. हैवी मील्स ले ली किसी ने, कोल्ड वेदर में ऐसा वो फील कर सकते हैं. अब रिलीविंग फैक्टर्स क्या होंगे? डेट इज़ रेस्ट. पेशेंट को बोलेंगे आप बैठो. हम क्या किसी को ऐसे ही बोलते हैं? अगर हम कोई बोलता है कि भाई मुझे सांस चढ़ रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, उसको बोलेंगे कि आराम से बैठो और लंबी लंबी सांस लो. सो उससे अब इसका लॉजिक क्या है
कि ब्लड हमारे ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और पेन रिलीव हो जाएगा। एंड देन इज सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, ये टैबलेट्स के अंदर आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंजाइना। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट थ्री, स्टेबल, अनस्टेबल, प्रेजमेंटल, जिसका दूसरा नाम है वेरिएंट एंजाइना या फिर माइक्रोवस्कुलर एंजाइना, और बहुत सारे होते हैं, साइलेंट इस्चीमिया। ठीक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है स्टेबल, अनस्टेबल और प्रेजमेंटल। इसको याद कैसे कर सकते हैं हम? SUVMS एक निमोनिक है, SUV गाड़ी होती है, MS यूजुअली याद कर लेंगे। अब S से हमारा स्टेबल हो गया, U से अनस्टेबल, V से वेरिएंट, M से माइक्रोवस्कुलर एंड S से साइलेंट। ठीक है, अब स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना, अब तीनों में फ़र्क पड़ेंगे जितने भी हमने पढ़े, पर फ़र्क हमें तीन में पढ़ना है यूजुअली, स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रेजमेंटल। स्टेबल देखो क्या होता है, अकर्स विद एक्सर्शन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, जो मोस्ट कॉमन है, दिस इज स्टेबल। पेशेंट रेस्ट पे ही ठीक हो जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं बट वो रेस्ट पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना, अकर्स एट रेस्ट विद मिनिमल एक्सर्शन, मतलब उसमें तो पेशेंट ने स्टीनियस एक्सरसाइज की है तो उसको हो रहा है, लेकिन अब अनस्टेबल में क्या हो रहा है, वो बैठा है उसको तब भी चेस्ट पेन हो रहा है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया, ठीक होगा फिर से हो जाएगा, ठीक होगा फिर से हो जाएगा, और प्रोलॉन्ग्ड अटैक्स होते हैं और सीवियर अटैक होंगे। ठीक है, अब आता है वेरिएंट। वेरिएंट में क्या होता है, कोज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पैस्म, उसमें कोरोनरी आर्टरी का ही ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, यूजुअली अकर्स एट रेस्ट, ऑफन एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। इसके अंदर हमें ECG चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्टेबल और अनस्टेबल में कोई ECG चेंजेस नहीं आएंगे, इसके अंदर हम ECG चेंजेस देखेंगे। क्या होगा वो, ST सेगमेंट का एलिवेशन जो हमारा MI की तरफ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोवस्कुलर। वर्ड से ही पता चल रहा है क्या, माइक्रो, छोटे छोटे वेसल्स का क्या हो रहा है, स्पैज्म हो रहा है। सो इट अकर्स ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ स्मॉल कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी एंजियोग्राफी में अपीयर नॉर्मल, लेकिन अगर हम वो करेंगे, ECG करेंगे, कोई एंजियोग्राफी फॉलो करेंगे तो वो नॉर्मल हमें दिखेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी वेसल्स, अगर कोरोनरी वेसल वो हो रही है तो हमें क्या दिखेगा, वेरिएंट एंजाइना। अब आता है साइलेंट इस्चीमिया। साइलेंट इस्चीमिया वर्ड से ही पता चल रहा है, कोई पेन नहीं है पेशेंट को, लेकिन वो क्या हो रहा है, डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, MI विदाउट चेस्ट पेन, किस में होता है कॉमन, डायबिटिक्स। हम बोलते हैं पेशेंट सोते सोते मर गया, ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको पता भी नहीं चल रहा कोई चेस्ट पेन हुआ या क्या हुआ। सो दिस इज़ नोन एज साइलेंट एंजाइना। ठीक है, इसका दूसरा नाम है साइलेंट इस्चीमिया। ठीक है, सो मैं रिपीट करती हूँ, व्हाट इज साइलेंट इस्चीमिया। देख, साइलेंट मतलब एकदम चुपचाप, इस्चीमिया मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। अब साइलेंट वर्ड है, अब पेशेंट को फीचर ही नहीं आएंगे, मतलब कि चेस्ट पेन होगा ही नहीं तो वो चिल्लाएगा भी नहीं, तो साइलेंट है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई फीचर नहीं है, तो इसको बोलते हैं MI विदाउट चेस्ट पेन। ठीक है, ये अगर एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को चाहिए, सो वी कैन राइट दीज टू, माइक्रोवस्कुलर एंड साइलेंट इस्चीमिया। कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट में और एल्डरली पेशेंट्स में, लेकिन इसको हम ECG से डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ECG इज़ द सेकेंड इन्वेस्टिगेशन विच वी विल डू। अब और बहुत सारे टाइप के होते हैं विच विल, अभी तो नहीं, PG इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। डेट इज स्टेटस एंजाइनस, वॉक थ्रू एंजाइना, सेकेंड विंड एंजाइना, डेट इज कॉर्डल एंजाइना। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन, अगर हम सीवियरिटी की बात करें, कभी कभी हम NYHA ये पता होना चाहिए क्या है, डेट इज़ न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आप सब लोगों को पढ़ने हैं तो कमेंट बिलो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, अब पेशेंट को हमने एंजाइना पढ़ लिया, व्हाट एंजाइना इज, वी हैव स्टडीड अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, टाइप्स ऑफ एंजाइना। अब इन्वेस्टिगेशन पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा तरह का है, तो सबसे पहले ECG। अब ये पता ही नहीं होगा कि ECG कितने तरह की होती है। फर्स्ट इज़ रेस्टिंग ECG, पेशेंट रेस्टिंग मोड में है तब हम ECG करेंगे। पेशेंट को अटैक्स आ रहे हैं, मतलब ही इज़ फॉलोइंग द अनस्टेबल एंजाइना, तो हम बिटवीन अटैक्स करेंगे। एक्सरसाइज ECG, एक्सरसाइज ड्यूरिंग ट्रेडमिल वगैरह की हम एक्सरसाइज करवाते हैं, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन वी विल हैव द ECG। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ECG। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी हम कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी, आर्टरीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टेरियोग्राफी।
सो ऐसे इन्वेस्टिगेशन लिखनी है, डेट इज़ फर्स्ट ECG, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी आर्टीरियोग्राफी। अब आते हैं, ये तो हमने सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन कर लिया। अब हो सकता है पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, हाइपरलिपिडीमिया हो, डायबिटीज़ हो और कोई प्रॉब्लम हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, उसके लिए हमें लैब टेस्ट करने पड़ेंगे। डेट इज़ फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हो सकती है, HbA1c फॉर डायबिटीज़, CBC हमें नॉर्मल इवेलुएशन के लिए, GFR किडनी फंक्शन के लिए देख सकते हैं, एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट। सो दीज आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशन वी विल डू। अब हमने देख ली इन्वेस्टिगेशन, हमें पता लग गया कि क्या बीमारी है पेशेंट को। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। हमेशा ट्रीटमेंट को हमें मेंशन करना है, डेट इज़ इन 3 डिफरेंट हेडिंग्स, डेट इज़ जनरल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर ऐसे लिखेंगे तो विल गेट गुड मार्क्स। सो फर्स्ट इज़ जनरल ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है, हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे रिड्यूस वेट, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए, लिपिड मैनेजमेंट के लिए। लिपिड मैनेजमेंट मीन्स कोलेस्ट्रोल को कैसे कम करा जाए, हेल्दी डाइट लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजिकल। अब पेशेंट को एंजाइना है तो हम कौन से ड्रग्स देंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उसको ख़त्म करने के लिए। अब 5 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है, डेट इज़ नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, वो ब्लॉक करते हैं, ठीक है। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स एंड IF एंटागोनिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, अब एग्ज़ाम में अगर ये 5 लिख दी हेडिंग्स तो एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि उनको आता है, लेकिन अब एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए हमेशा टैबलेट्स के नाम लिखना है। डेट इज़ नाइट्रेट्स के अंदर क्या आता है, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएंगे, वेरी इजी। बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है हमारे पास, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एटिनोनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आता है हमारे पास निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। ये हमारे सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स आते हैं। देन इज सेकेंड लाइन ड्रग्स, निकोरेंडल, एविब्रेंडिन, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, अभी हमने टैबलेट्स दे, दीज आर द एंटी एंजाइनल ड्रग्स। लेकिन हमें जैसे हमने पढ़ा कि हाइपरलिपिडीमिया है पेशेंट को, कोई डायबिटीज़ है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। एंटीप्लेटलेट थेरेपी हम दे सकते हैं, क्या, एस्पिरिन, खून को पतला करने की दवाइयाँ हैं ये, ठीक है। स्टेटिन्स हम कोलेस्ट्रॉल में देते ही हैं, एटॉर्वास्टेटिन हो गई, ठीक है। अब आ गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट नहीं ठीक हुआ, जनरल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हुआ, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वी विल फॉलो द सर्जिकल ट्रीटमेंट, दैट इज़ PCI। क्या होता है ये, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। वी विल स्टडी लेटर ऑन CABG। CABG क्या होता है हमारे पास, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इन सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। देन इज़, देखो अगर हमें ये सब चीज़ें याद नहीं हो रही कि नाइट्रेट्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जनरल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल, एक सिंपल सा ये तो हम लिख ही सकते हैं, किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा, ABCDE, वी विल रिमाइंड दिस। A से एस्पिरिन एंड एंटी एंजाइनल थेरेपी, B से बीटा ब्लॉकर एंड ब्लड प्रेशर को हम मेंटेन कर लेंगे, C से सिगरेट स्मोकिंग एंड कोलेस्ट्रॉल को हम मेंटेन कर लेंगे, D से डाइट एंड डायबिटीज़ को मेंटेन कर लेंगे, E से पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि हेल्दी डाइट लेनी है, हर चीज़ की एजुकेशन उसको देंगे कि वेट को लॉस करना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं खाना है, और एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट एंजाइना, बस इतना ही। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 में भी आ सकता है, क्योंकि हर कार्डियो की इन्वेस्टिगेशंस ट्रीटमेंट सेम है और फीचर्स सेम है। सो थैंक यू।